ऑलराइट, नमस्कार। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लॉ एज अ करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो लॉ करने के लिए किस तरीके से आप अपने आप को मॉड्यूलेट करेंगे। कौन सी वो चीजें हैं जो आपको पढ़ना है, कौन से वो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो आपको लिखने चाहिए। देखिए, लॉ हमेशा से इंडिया में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड करियर ऑप्शंस में से एक है। लॉयर और डॉक्टर्स मेरे हिसाब से दो ये ऐसे प्रोफेशंस हैं कि इनमें आपको जरूरी नहीं है कि कल को आप जाकर के कहीं प्रैक्टिस ही करो, आप चाहो तो अपना खुद का भी काम स्टार्ट कर सकते हो। और ये एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी मार्केट की डिमांड और ज्यादा होगी, क्योंकि आपके नए क्लाइंट्स बनेंगे, लोगों का विश्वास आप पे होगा और आप एज अ लॉयर बहुत ज्यादा डिमांड में होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में, इस 15 मिनट की वीडियो में आज हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद आप अगर एक लॉयर बनना चाहते हैं, आप इंडिया के बेस्ट लॉ कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो कौन सा वो मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके बारे में आज यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। वो है CUET PG COQP 11 एंट्रेंस एग्जाम। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का LLB कैसे किया जाए। पूरी डिटेल्स मिलेंगी इस वीडियो के अंदर, तो इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए। एंड आई एम श्योर कि जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ आपके लिए काफी है कि आप ये डिसाइड करें कि आपको लॉयर क्यों बनना है। पहली चीज हम ये समझते हैं कि जो लॉयर्स हैं वो सिर्फ आज की डेट में कोर्ट रूम तक ही लिमिटेड नहीं है। आज की डेट में लॉयर्स की डिमांड कॉर्पोरेट्स में है, कंपनीज के अंदर एज ए लीगल एडवाइजर आप जा सकते हो, आप लॉ फर्म्स में वर्क कर सकते हैं, अपनी लॉ फर्म खुद की स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर सरकारी लॉयर बनना चाहते हैं, सरकारी वकील बनना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जामिनेशन होते हैं, वो क्वालिफाई करने के बाद आप एक सरकारी वकील बन सकते हैं। इसके साथ के साथ गवर्नमेंट के जितनी भी सेगमेंट्स हैं, चाहे वो मिनिस्ट्रीज हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, आपके सेक्रेटरीट्स हो, उनके अंदर भी आपको लॉयर्स की वैकेंसी नजर आती है। एंड टॉप ऑफ दैट, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में जो सबसे प्राइम एंड अपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, वो है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि ISPCS के एग्जाम कंडक्ट कराता है। वही UPSC हर एक स्टेट के अंदर इंडिपेंडेंट अपने खुद के डिसेंट्रलाइज्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है जुडिशियल सर्विसेज के। और जुडिशियल सर्विसेज में केवल वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन लॉ में करा हो। तो जब आपने एक प्लेन ग्रेजुएशन करी 3 साल की या 4 साल की कहीं से, और उसके बाद अब आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल डिग्री में एंटर करना चाहें, तो प्रोफेशनल डिग्री में एंटर करने के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास निकल के आता है वो होता है कि आप एक लॉ की डिग्री करें और एक लॉ एज अ प्रोफेशनल, एक वकालत की फील्ड में आप अपने आप को एंटर कराएं। तो आज के इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में, पूरी की पूरी PPT में और इस वीडियो के अंदर जो डिस्कशन के पॉइंट्स हैं, उनमें आज हम लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। कहाँ कहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, वो बहुत जरूरी है आपके बारे में आपको ये समझना। सीट मैट्रिक्स, DU में कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजें आज के इस डिस्कशन में हम शामिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जानना शुरू करते हैं DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया की फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी कंसीडर करी जाती है। आज की डेट में हर दूसरा हाई कोर्ट में बैठा हुआ बंदा कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पास आउट ग्रेजुएट होता है। अगर आप आज देखें, जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, ये भी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ कैंपस के पास आउट हैं। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो कैपेबिलिटी है, DU के पास आउट लॉयर्स में वो कैपेबिलिटीज होती हैं कि आप एक चीफ जस्टिस तक के लेवल तक पहुंच जाते हैं। और इसलिए बच्चों, जो DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉ में प्राइम ऑप्शन होना चाहिए। DU के अंदर मेनली 3 कैंपस हैं। एक है फैकल्टी ऑफ लॉ, जिसे मेन कैंपस बोलते हैं, फिर LC1 और LC2, इस तरीके से टोटल 3 कैंपस हैं। और इन तीनों कैंपसेस में जो एडमिशन होता है वो CUET PG के एग्जाम के थ्रू होता है। तो आपने ग्रेजुएशन के बाद बेसिकली CUET PG का फॉर्म भरना होता है। इनफैक्ट अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं
और अगर आपका लास्ट सेमेस्टर होने वाला है लेट्स इन द मंथ ऑफ मई जून कहीं पर भी, तो मार्च में सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन होगा 2025 में। आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, इसका मतलब कि आप भी एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हो सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए। और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ बीएचयू और जो दूसरी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो भी सीयूईटी पीजी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे थ्रू जस्ट वन एंट्रेंस एग्जाम एंड दैट इज कॉल्ड सीयूईटी पीजी। एज आई सेड दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी नीट एंड क्लीन है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको एक ग्रेजुएशन बैचलर्स की डिग्री चाहिए, किसी भी फील्ड में हो चलेगा। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, एज लिमिट है नहीं। और अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में लास्ट सेमेस्टर भी अपियर करने वाले हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जो इसमें सिंपल सी एक डिमांड है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% प्लस होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन कैटेगरीज के बच्चों को 5% का रिलैक्सेशन और मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 50% की डिमांड है जो कि आपके पास ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, उसके बेसिस पर आप यहाँ अप्लाई कर पाओगे। ये सीट मैट्रिक्स है बेसिकली डीयू के कैंपसेस के अंदर। तीनों कैंपस की आप देख सकते हैं, मैंने तीनों कैंपसेस की टोटल सीट्स का बाइफिकेशन यहाँ पर दिया है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पे सीटें रिजर्व होती हैं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, यहाँ पर सीटों का रिजर्वेशन होता है। और सीटों के रिजर्वेशन से एक चीज आपको ये भी समझना है कि अगर आपके मार्क्स थोड़े 19-20 होते हैं एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी, तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि जब आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ थोड़ी नीचे जाती है। लेट्स से अगर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 195 आउट ऑफ 300 जा रही है, तो ओबीसी की आप वही मान चलो 180 के आसपास जाएगी, एससी एसटी की 140 के आसपास चली जाएगी। तो ये आपको समझना है कि आपको एक बेनिफिट मिलता है मार्किंग सिस्टम के अंदर भी। सीटें तो रिजर्व हैं ही लेकिन आपको कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाता है। अब आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। सबसे पहले आपको सीयूईटी पीजी का रजिस्ट्रेशन करना रहेगा जो कि टेंटेटिवली नवंबर या दिसंबर में शुरू हो जाता है। आपको एक फॉर्म भरना है। एक ही एग्जाम के अंदर, एक ही फॉर्म के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, लेकिन उनमें से जाकर के आपको COQP11 ये टेस्ट पेपर सिलेक्ट करना है। और जब आप इस टेस्ट पेपर को सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको यूनिवर्सिटीज भी शो करेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस साल पार्टिसिपेट करने वाली हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। तो आप वो फॉर्म भरेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जैसे लास्ट ईयर 12 मार्च को एग्जामिनेशन हुआ था। सो वी आर प्रेडिक्टिंग कि इस साल जो ये एग्जाम होगा सेकेंड संडे ऑफ में, मे बी कि 10 मार्च के आसपास एग्जामिनेशन आपको होते हुए नजर आएगा, राइट। जब आप एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं तो हर एक कैटेगरी की रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स आती हैं और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3-4 लिस्ट निकलती हैं, डीयू की मेरिट लिस्ट निकलते हैं। आपके कट ऑफ के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, राइट। बच्चों को कॉलेज अलॉट होते ही उनको कॉलेज में अपनी फी पे करनी होती है, यानी आपको डीयू के पोर्टल में अपना फी पे करना होता है। फी बहुत ज्यादा होती नहीं है, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर्स है, बहुत ही नॉमिनल है। और ये एक दूसरा रीजन भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बच्चे क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि सीट्स काफी सारी हैं, क्लोज टू 2900 सीट्स हैं टोटल। इसके अलावा फी स्ट्रक्चर बहुत कम है, इंडिया का फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। डीयू के पास आउट बच्चे आज हर एक कोर्ट के अंदर आपको नजर में आएंगे। डीयू के पास आउट बच्चे आपको जजेस की पोस्ट में नजर आएंगे, टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट्स में वर्किंग नजर आएंगे। तो इनका एक कार्टेल है, इनका एक एलुमनाई बेस है जो कि कहीं ना कहीं बच्चों को हमेशा हेल्प करता है। आगे बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जो सीयूईटी पीजी है, COQP11 जो टेस्ट पेपर है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसके बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम जो होता है, जैसे कि मान लो अगर इस साल 10 मार्च 2025 को जब ये पेपर होगा, तो पहली बात तो ये एक ऑनलाइन पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। यानी आपको एग्जाम सेंटर अलॉट होगा, एग्जाम सेंटर में आप जाएंगे, वहां आपको एक कंप्यूटर अलॉट होगा जिसमें आपका पेपर होगा, राइट। अब आप उस पेपर के लिए जब अप्लाई करेंगे तो पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही तरीके से ये पेपर होता है, दोनों ही मीडियम में पेपर होना होता है। तो आप वहां पे चूज कर सकते हो कि आपको हिंदी मीडियम पेपर देना है, इंग्लिश मीडियम देना, दोनों तरीके से मीडियम आपके पास अवेलेबल होते हैं। पेपर थ्रू आउट MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक राइट आंसर देने पर आपको +4 अलॉट किया जाता है।
अगर आपने किसी आंसर को गलत कर दिया, लेट्स से आपका कोई आंसर गलत होता है, तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी जो 4 मिल रहे थे वो तो मिलेंगे ही नहीं, प्लस 1 नंबर मेरे घर से और जाएंगे। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो फिर आपको उसका 0 अलॉट होता है। तो +4 -1 एंड 0 की मार्किंग होती है यहाँ पे। नंबर ऑफ सेक्शंस टोटल देखे जाए तो 5 है। अभी इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। 5 सेक्शंस हैं, जिसमें आपके पास मैथ्स आता है 9-10th लेवल का, लॉजिकल रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जीके आता है और कंप्यूटर आता है। कहने के लिए जीके के अंदर ही लीगल अवेयरनेस भी डालते हैं, बट अगर देखा जाए तो 2025 के 2024 में जो पेपर हुआ था सीयूटी पीजी का, उसमें आपको लीगल का हार्डली कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। इसलिए लीगल उतना इंपॉर्टेंट था नहीं लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो बच्चों को यही 5 टॉपिक्स बहुत अच्छे से, सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से करने चाहिए। आगे बात करते हैं कि एग्जाम में अगर सिलेबस देखेंगे तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, मेनली ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी में डिवाइडेड होता है। ये आपका जीके, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के बेसिक्स आते हैं इसके अंदर। इनका आप स्क्रीनशॉट अपने पास ले सकते हो, इस वीडियो को अपने पास आप सेव भी कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग के कुछ 15-17 टॉपिक होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग जो आता है वो करना होता है। और जनरल एप्टीट्यूड में जो आपके क्वांट के सेक्शंस में ये कुछ 15-20 टॉपिक हैं, बट ट्रस्ट में ये 15-20 टॉपिक करने नहीं होते हैं। मेनली कुछ 7 से 8 टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, जब आप क्लासेस में आते हो हमारे पास तो हम आपको पहले ही दिन ये समझा देते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मेन टॉपिक्स है जहां से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। तो बच्चे को वो 20 मैथ्स के टॉपिक नहीं करने। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं फील करना है कि यार इसमें तो मैथ्स आ रहा है। मैथ्स यहाँ पे जो आ रहा है वो 6 to 10th वाला ही है, जो आपने 6 to 10th वाले टॉपिक्स करे हैं वही आते हैं। अरिथमेटिक होता है, लेकिन उसमें भी कुछ सिलेक्टेड 7 से 8 टॉपिक होते हैं जिनको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली वहीं से पेपर बन जाता है। आगे बात करते हैं, टेंटेटिव डेट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया एप्लीकेशन दिसंबर 2024 में स्टार्ट हो जाएंगी फॉर 25। ऑब्वियसली अब आप 25 के लिए जाओगे, और एप्लीकेशन जनवरी के एंड पे खत्म हो जाता है, एडमिट कार्ड मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाते हैं, और एग्जाम मार्च के सेकेंड संडे को होता है। टेंटेटिव मैं आपको बता रहा हूँ, आगे पीछे हो सकता है, हफ्ते 2 हफ्ते आगे पीछे हो सकता है। रिजल्ट अप्रैल में आ जाता है। तो बेस्ट पार्ट क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वो अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट करते हैं मई या फिर जून में। उससे पहले अगर आपने सीयूटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम लिखा और लेट से आपको पता चलता है कि आपका डीयू में सिलेक्शन हो रहा है, आपकी कट ऑफ डीयू के लिए मैच कर रही है, बीएचयू के लिए मैच कर रही है, तो एटलीस्ट विल बी एट ईज कि अब आपको इधर उधर भागना नहीं है। आज की डेट में मैं देखता हूँ कि लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। बच्चे एमबीए भी करने जाते हैं, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर के एमबीए कर रहे हैं, 15-15 20-20 लाख रुपया खर्चा करने के बाद, और बच्चों की जब प्लेसमेंट की बात करी जाए तो प्लेसमेंट नहीं हो रही। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मार्केट हाईली सैचुरेटेड है। एक रिसेशन जैसी भी कंडीशन इंडिया में बनी हुई है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रिसेशन जैसी कंडीशन बनी हुई है। तो उस जमाने पे, उस टाइम पे जब रिसेशन हिट करने वाला हो, तो आपको सोच समझ करके ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान करना है। पहली बार, मैं कभी भी ये बच्चों को नहीं बोलता हूँ कि आप ढेर सारा पैसा खर्चा करोगे तो ही आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, ये दो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि अगर आप इनमें जाकर के लॉ करें तो आप इंडिया का फाइनेस्ट लॉ डिग्री परस्यू कर रहे हैं। और आपको कल को कहीं पर भी आप जाते हैं प्लेसमेंट के लिए तो बेटे आपको जॉब के लाले नहीं पड़ेंगे, जॉब आपको 100% मिल जाएगी। प्लेसमेंट भी आपको खुद से भी आप कर सकते हो, कॉलेज का भी प्लेसमेंट सेल आपको हेल्प कर सकता है। तो मल्टीपल चीजें हैं, आप अपना रिज्यूमे खुद से आप अपना सर्कुलेट कर सकते हो। जहां पर भी आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो वही आपको हायर कर सकते हैं, टॉप कॉर्पोरेट्स आपको हायर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती है। आगे बात करते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स। देखिए यहाँ पर जो मैंने बेसिकली कट ऑफ आपको शो करी है, ये टेंटेटिव फिगर्स हैं ओवरऑल, राइट। एग्जैक्ट कट ऑफ आपको तो डीयू ही बता पाएगा, कैंपसेस ही बता पाएंगे, लेकिन ये टेंटेटिव फिगर्स है, 19-20 का फर्क पड़ता है यहाँ पे। अगर हम सीएलसी की बात करें तो इसका कट ऑफ काफी अच्छा जाता है, 200 प्लस के आसपास जाता है, राइट। LC1 LC2 की कट ऑफ थोड़ी डाउन जाती है, 190 के आसपास जाती है जनरल कैटेगरी में। वहीं अगर आप ओबीसी की देखें कट ऑफ और डाउन हो जाती है। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, द मोमेंट दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, 300 में कहीं ना कहीं आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि मेरे 210 220 नंबर आ जाए, 200 प्लस आ जाए।
200 प्लस आता है तो यू आर 100% श्योर कि आपको डीयू में फैकल्टी ऑफ लॉ में LC1 या फिर LC2 में कहीं ना कहीं एक सीट जरूर मिल जाएगी। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि जब आप डीयू के लिए प्रिपेयर करने जाते हैं और आपको अगर डीयू के कैंपसेस मिल जाते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू योर लाइफ, राइट। तो ये फिगर्स हैं जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। ये हमारे कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स में आपको यहाँ पर पीछे शो कर रहा हूँ, जो पिछले कुछ सालों में हमारे पास बच्चे पढ़े हैं जो सक्सेसफुली जिनका डीयू में ही सिलेक्शन हुआ है। देखिए मेरी वेबसाइट में भी मैंने एक बच्चे का वीडियो भी डाला हुआ है, राइट। अगर आप देखेंगे somebody like रुचिका प्रजापति लास्ट ईयर बच्ची मेरे पास आई थी पढ़ने के लिए। शी ज्वाइंड अस ऑन 21st ऑफ जनवरी और एग्जाम 12 मार्च को हुआ था। वो बच्ची मेरे पास फरीदाबाद से आती थी लक्ष्मी नगर पढ़ने के लिए, राइट। 45 डेज में भी हमने उसका CLC मेन कैंपस में एडमिशन होते हुए देखा है, राइट। तो अगर आप करियर लीडर्स में आते हैं तो पहली बार आपको लाखों में नहीं पे करने हैं, जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है लाखों में फी चार्ज कर रहे होते हैं। एंड आई सीरियसली फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई आप रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहे हो, राइट। तो हमारे एक तो फीस कम है, दूसरी चीज टीचर्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। वन ऑफ द फैकल्टी में लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाता हूँ। करुणा मैम जो कंपनी के फाउंडर है वो खुद भी दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर रही है और इन्होंने अपना मास्टर्स जो है वो बैंगलोर से पास आउट करा हुआ है। तो मैम यहाँ पे लीगल और जीके पढ़ाते हैं। ऐसे करके यहाँ पर लगभग 15 से 20 टीचर्स हैं। तो रिस्पेक्टिव बैचेस में जो हम टीचर्स डाल रहे हैं दे ऑल आर वेरी गुड। हमारी रेगुलर टेस्टिंग होती है, हर हफ्ते हम एक मॉक टेस्ट बच्चे का कंडक्ट कराते हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस कराते हैं ताकि बच्चे जज कर पाए कि उसके मार्क्स कहाँ पर कटे हैं। आपको सारा बुक मटेरियल असाइनमेंट अपडेटेड हम देते हैं, डेली बेसिस का करंट अफेयर्स हम आपको दे रहे होते हैं। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में जो टीचर है वो कम से कम 15-20 साल 25 साल एक्सपीरियंस वाले होते हैं, राइट। तो आपको एक एक्सपर्ट टीचर मिलेगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि 50 जगह जाकर के बात करनी है, आप एक बार कॉल करो, इंस्टीट्यूट में विजिट करो। वी आर नॉट दैट बिग इंस्टीट्यूशन कि हमने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी पाई है मार्केट में, क्योंकि हमारा बजट बहुत कम होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि हम लोग लाखों खर्चा कर रहे हैं मार्केटिंग में। इसी तरीके से कुछ यूट्यूब की वीडियोस बना दिए, वर्ड ऑफ माउथ से बच्चा आता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई वुड अर्ज यू कि अगर आप एक ग्रेजुएशन करने जा रहे हो या अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लॉ एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है बच्चों। 3 महीने 4 महीने में DU LLB की प्रिपरेशन करी जा सकती, बशर्ते कि आप अपना बेस्ट देने के लिए रेडी हो जाए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मेरा नाम विमल गुप्ता है और आपको हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी मिल जाएगा। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है कि ऑफलाइन की फीस थोड़ी सी एज कंपेयर टू ऑनलाइन वेरी करती है। तो जब आप हमसे बात करेंगे वंस यू विजिट आवर सेंटर या फिर ऑनलाइन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा, विल जस्ट डिस्कस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच and I would wish that you become one of the most powerful person in India, and that is like by adding your name as an advocate. So when you say I'm advocate XYZ means a lot, right? So then see you in my center. Thank you so much. Thank you.